हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल क्रैकर। देखिए, इस वीडियो में हम लोग ब्रिटिश कालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में देखेंगे और न्याय व्यवस्था को भी पढ़ लेंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यह देख लेंगे कि क्लाइव क्लाइव कौन था। तो देखिए, क्लाइव जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कुशल नेतृत्व करता था, एक सेनापति था। 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की नेतृत्व क्लाइव ने किया था। देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह हो जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, और इसके 4 डेट दे देता है: 21 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून। तो देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, और प्लासी के युद्ध में विजय के बाद क्लाइव इंग्लैंड चला जाता है। इसके बाद अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक और बड़ा युद्ध जीतती है, जो कि बक्सर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। देखिए, ये जो दोनों डेट हैं, 23 जून और 22 अक्टूबर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन यहाँ से भी देता है तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हो जाती है। विजय के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो भारत की गतिविधियों से पहले से वाकिफ हो, यहाँ के एनवायरनमेंट को समझता हो। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बार फिर से क्लाइव को इंग्लैंड से भारत बुलाया। यहाँ पे भारत में आने के बाद क्लाइव ने सबसे पहले तो इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि को देखिए, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर क्लियर नहीं है तो। इलाहाबाद की संधि की और भारत में द्वैध शासन स्टार्ट किया, और इसने एक बड़ा काम यह किया कि बंगाल में मिलने वाले सैनिकों के दोहरे भत्ते को बंद कर दिया। जब दोहरे भत्ते बंद हो गए तो जो भी सैनिक अधिकारी थे उनमें काफ़ी असंतोष व्याप्त हुआ और उन्होंने विद्रोह कर दिया, और इसी विद्रोह को हम लोग श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। देखिए, यह श्वेत विद्रोह इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह अंग्रेजों के खिलाफ ही विद्रोह था। मतलब अंग्रेजी सैनिकों का ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ही विद्रोह था, इसलिए इसको श्वेत विद्रोह कहा गया। हालांकि इस विद्रोह को क्लाइव ने दबा दिया था। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा कार्नवालिस के समय में पढ़ लेंगे कि कार्नवालिस ने क्या किया था। कार्नवालिस से 1857 तक की चीज़ों को एक बार हम लोग देख लेंगे। देखिए, श्वेत विद्रोह जो कि हो चुका था, इससे क्या था कि सैनिकों में काफ़ी असंतोष था। तो क्लाइव ने इन सैनिकों के असंतोष को दूर करने के लिए इनके वेतन भत्ते को थोड़ा सा बढ़ा दिया। और दूसरा काम ये हुआ, देखिए, कार्नवालिस से 1857 तक, इसमें दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम यही था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सैनिकों को शामिल करना चाहते थे और शामिल करते थे, लेकिन इन सैनिकों को बहुत ही छोटे अधिकार दिए जाते थे। मतलब अगर कोई कितना भी अयोग्य ब्रिटिश व्यक्ति है, उसका जो पद होता था वह इन सैनिकों से काफ़ी ऊंचा होता था। सबसे नीचे के जो पद होते थे वे भारतीय सैनिकों को दिए जाते थे, और इनके अधिकार में लगातार कमी की जाती थी। तो देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि ब्रिटिश कालीन सैन्य व्यवस्था क्या थी। अब हम लोग थोड़ा सा न्याय व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो न्याय व्यवस्था के बारे में देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स, कि वारेन हेस्टिंग्स के समय में न्याय व्यवस्था क्या थी। तो यहाँ से देखेंगे कि इसके समय सबसे पहले तो यह देखेंगे कि प्रत्येक जिले में 2 न्यायालय होते थे। इन 2 न्यायालय कौन कौन से थे? एक था दीवानी अदालत और दूसरी थी फौजदारी अदालत। तो सबसे पहले हम दीवानी अदालत के बारे में जान लेंगे कि यह क्या होता है। देखिए, राजस्व से संबंधित, मतलब धन से, पैसों से संबंधित जितने भी मुकदमे होते थे वे सारे दीवानी अदालत में होते थे। इसका प्रधान कलेक्टर होता था, और यह 500 रुपये तक की सुनवाई करता था। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यह है कि यह सुनवाई किस विधि से होती थी। तो इस अदालत में अगर कोई हिंदू व्यक्ति है तो उसकी सुनवाई हिंदू परंपरा के अनुसार होती थी, और अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है तो उसकी सुनवाई मुस्लिम व्यक्ति की परंपरा के अनुसार होती थी। अगर 500 से ऊपर का मामला हो जाता था तो इसकी जो सुनवाई होती थी वह सदर दीवानी अदालत में होती थी, जो कि गवर्नर की देखरेख में होता था। तो इस तरह हम लोगों ने क्या देख लिया कि दीवानी अदालत में जो भी प्रोसेस थे वो ये सब थे। अब हमारा दूसरा टॉपिक इधर आ गया है कि फौजदारी अदालत में क्या था। तो देखिए, फौजदारी अदालत किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं। देखिए, जितने भी लड़ाई झगड़े से संबंधित मामले होते हैं, जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, वे सारे फौजदारी अदालत के अंतर्गत आते हैं। देखिए, इसका जो था ये भारतीय अधिकारियों के देख रेख में होता था, और इसकी सहायता के लिए
एक काजी होता था और एक मुफ्ती होता था। देखिए काजी जो होता था, काजी को आप आज की डेट में जो जज होते हैं उनको समझ सकते हैं, और जो मुफ्ती होते हैं उनको आप वकील समझ सकते हैं। कि मतलब जो भी मामला होता था उसको डिस्क्राइब करने का कार्य मुफ्ती को होता था, और उसी के आधार पे काजी न्याय करता था। और देखिए सबसे अच्छी बात, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस अदालत में जो सुनवाई होती थी वह मुस्लिम विधि के अनुसार होती थी। देखिए क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स के समय में फौजदारी अदालत में सुनवाई किस विधि से होती थी, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मुस्लिम विधि के अनुसार होती थी। अब देखिए इसके आगे की चीज़ों को हम थोड़ा सा देख लेंगे। वारेन हेस्टिंग्स के बाद आता है कार्नवालिस। तो यहाँ से हम लोग देंगे कार्नवालिस में दीवानी अदालत क्या था। यहाँ से देखेंगे दीवानी अदालत में सबसे जो छोटी अदालत थी वो थी मुंसिफ की अदालत। इसका प्रधान होता था भारतीय अधिकारी। जो मुंसिफ की अदालत होती थी वह भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, और यह 50 रुपये तक की सुनवाई सिर्फ कर सकता था। मुंसिफ की अदालत से जो ऊपर वाला अदालत होता था इसको बोलते थे रजिस्ट्रार की अदालत। और इन दोनों अदालत, मतलब मुंसिफ की अदालत और रजिस्ट्रार की अदालत, इन दोनों अदालत की अगर कोई मामला है तो उसको चुनौती दी जाती थी नगर या जिला की अदालत में। और नगर या जिला की अदालत में अगर कोई मामला है, किसी को नहीं पसंद आया वहाँ का डिसीज़न, तो वह प्रांतीय अदालत में चुनौती दे सकता था। देखिए 4 प्रांतीय अदालत थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी जगह है जहाँ पे प्रांतीय अदालत नहीं थे। तो ये चारों थे, देखिए कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना। तो हम क्या देख रहे हैं, ये तीनों बंगाल में है, एक बिहार में है। इसके बाद देखिए 4 प्रांतीय अदालत के बाद इससे ऊपर जो अदालत था उसका नाम था सदर दीवानी। सदर दीवानी जो अदालत थी इसकी देखरेख गवर्नर जनरल एवं उसके पार्षद करते थे, और 1000 से 5000 तक का मामला अगर होता था तो उसकी सुनवाई सदर दीवानी अदालत में होती थी। और देखिए अगर यहाँ से भी बात नहीं बन रही है तो सबसे ऊपर अदालत थी सम्राट की अदालत। सम्राट मतलब ब्रिटिश सम्राट, और 5000 से ऊपर तक की सुनवाई सम्राट की अदालत में होती थी। अब इसके बाद हम लोग यहाँ देख लेंगे फौजदारी अदालत में देख लेंगे कि क्या था फौजदारी अदालत में। देखिए यहाँ से जो दीवानी अदालत का सीक्वेंस है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सीक्वेंस अरेंज करने के लिए अक्सर एग्जाम में दे दिया जाता है। तो हम फौजदारी अदालत के बारे में देखेंगे कि इसने क्या किया कि जिला फौजदारी अदालत को समाप्त कर दिया और 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय का गठन किया, जिनका कार्य यह होता था कि यह प्रत्येक जिले का दौरा करते थे और जो भी वहाँ पे मामले होते थे उन मामलों की सुनवाई करते थे। और लास्ट में देखिए एक 1793 ईस्वी में एक कार्नवालिस संहिता कार्नवालिस ने बनाई, जो कि शक्तियों के पृथक्करण के नियम पर आधारित थी। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यह पूछता है कार्नवालिस संहिता मतलब कब बनाई गई, तो यह 1793 है। और यह किस पर आधारित है, तो यह शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है। और देखिए इस वीडियो में इतना ही है, बाकी इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।